Good afternoon, dear students. Today I have come with my last video of this chapter, and in this video I am going to make you understand the last topic of this chapter, which is control of credit or money supply by central bank with the help of various instruments of monetary policy. This topic we are going to study. So this is our topic, control of money supply by central bank or control of credit. पहले हम ये समझेंगे कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और कंट्रोल ऑफ मनी दोनों का मतलब एक ही होता है। कंट्रोल करना किसको? मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई को आप कंट्रोल कर रहे हैं मतलब क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कर रहे हैं मतलब मनी सप्लाई। मतलब क्रेडिट और मनी सप्लाई दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। यदि याद हो, जब मैं आपको बता रहा था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था देर आर 7 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। याद आ रहा है आपको? और लास्ट फंक्शन, आप उन फंक्शंस में से लास्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक का, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये वाला फंक्शन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मनी सप्लाई और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मनी सप्लाई और क्रेडिट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और यही जो 7th फंक्शन मैंने सेंट्रल बैंक का बताया था, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वही फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक में हमको डिटेल में स्टडी करना है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब मनी सप्लाई और क्रेडिट, या पूछे एग्जाम में कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या पूछे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, इन बोथ द क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर द सेम थिंग, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का एक मतलब होता है लोन, ओके, लोन बाय पब्लिक, ओके। जब पब्लिक लोन लेती है, पब्लिक यदि क्रेडिट ले रही है, मतलब यदि क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोन टेकन बाय पब्लिक इंक्रीज हो रहा है, तो पब्लिक के हाथों में मनी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो पब्लिक के हैंड्स में मनी होती है उसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो इफ़ देर इज़ इंक्रीज इन क्रेडिट, देर विल बी इंक्रीज इन लोन टेकन बाय पब्लिक, क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। इफ़ पीपल आर टेकिंग मोर एंड मोर लोन, इट मीन्स मनी सप्लाई विल इंक्रीज। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं मनी सप्लाई और क्रेडिट दोनों सेम थिंग होते हैं। मोर इज़ द क्रेडिट टेकन बाय पब्लिक, मोर विल बी मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। जितना ही लोग ज़्यादा क्रेडिट लेंगे, मतलब जितना ही ज़्यादा लोग लोन लेंगे, उतना ही ज़्यादा मनी सप्लाई होगा। तो मनी सप्लाई और क्रेडिट दोनों क्या होते हैं? एक ही चीज़ें होती हैं। चाहे क्रेडिट लिखा हो चाहे मनी सप्लाई लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों? क्रेडिट मीन्स money borrowed by public from commercial banks. More is the money borrowed by public means more money is being supplied in economy. ये समझ में आया? अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई क्यों ज़रूरी है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कम है तो उसे बढ़ा देना, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे कम कर देना। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि यदि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इफ़ मनी सप्लाई इज़ टू हाई, तो इससे क्या होगा? इट इम्प्लाइज दैट मनी with public is very low. Sorry, if money supply is very high, it means money with public is very high. Public is having too much amount of money. If public is having too much amount of money, because of this what will happen? What will happen? Public will demand too much. पब्लिक बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करेगी? डिमांड। और यदि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे रैपिडली। और रैपिड इंक्रीज इन प्राइस क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन। तो यदि इकॉनमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है मतलब प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा है। डिमांड क्यों ज़्यादा है? पब्लिक के पास मनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है। तो मनी सप्लाई यदि बहुत ज़्यादा है तो उससे कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, या आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को क्या करना होगा? सेंट्रल बैंक विल हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। यदि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करता है तो मनी विद पब्लिक डिक्रीज़ होगी, लोगों डिमांड कम करेंगे, पैसा जितना ही कम उनके पास होगा डिमांड उतना ही कम करेंगे। इफ़ पीपल आर डिमांडिंग लेस, प्राइसेस विल डिक्रीज, और इस तरह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इस चीज़ को, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कब होती है? जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा केस, इफ़ मनी सप्लाई इज़ वेरी लो, इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है, इट मीन्स मनी
विद पब्लिक इज़ वेरी लो, तो पब्लिक के पास मनी कम होगा। यदि मनी सप्लाई इकॉनमी में कम है, मतलब पब्लिक के पास मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाई पब्लिक इन दियर हैंड्स। पब्लिक अपने पास जितना अमाउंट ऑफ मनी रखती है वही मनी सप्लाई होती है। तो मनी सप्लाई कम है मतलब पब्लिक के पास पैसा कम है, तो पब्लिक के पास पैसा कम है तो वो डिमांड भी कम करेंगे। इफ़ पीपल आर डिमांडिंग लेस बिकॉज ऑफ दिस प्राइसेस विल डिक्रीज रैपिडली। और रैपिड डिक्रीज इन प्राइस को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम, डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम यदि है, इसका मतलब फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है, मनी सप्लाई इज़ वेरी लो। तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय क्या होगा, मनी सप्लाई इज़ टू बी इंक्रीज। तो आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी, तो करेंसी या मनी विद पब्लिक विल इंक्रीज, तो इससे डिमांड विल इंक्रीज, देन प्राइसेस विल इंक्रीज। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस इंक्रीज होती आती है, और इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया आपको। तो आरबीआई को मनी सप्लाई को क्यों कंट्रोल करना होता है, दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन सी प्रॉब्लम, यदि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब रैपिड इंक्रीज इन प्राइस, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इस केस में आरबीआई को क्या करना होगा, आरबीआई को आकर somehow RBI will have to decrease money supply, मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया। ऐसी दूसरी प्रॉब्लम कौन सी होती है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम यदि है मतलब प्राइसेस रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है, यदि मनी सप्लाई बहुत कम है तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम पे आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई विल हैव टू बी इंक्रीज, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आरबीआई को मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल करना होता है, क्योंकि मनी सप्लाई आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगी तो या तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी या डिफ्लेशन की। यदि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, मनी सप्लाई बहुत कम है तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम। तो यदि इन्फ्लेशन है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, आरबीआई विल हैव टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। और यदि डिफ्लेशन हो गया है तो उसका सोल्यूशन क्या है, आरबीआई विल हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। ठीक है, इस चीज़ को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई, हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। कंट्रोल द मनी सप्लाई मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई। हाउ आरबीआई इंक्रीजेज मनी सप्लाई और हाउ आरबीआई डिक्रीजेज मनी सप्लाई, यही हमको पढ़ना है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए, टू कंट्रोल, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई आरबीआई यूजेज द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी रिलेटेड पॉलिसी। इकॉनमी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम, जो भी ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। समझ में आया। तो फिस्कल पॉलिसी को, हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है हाउ आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मतलब इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी जाती हैं। पहली पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिस्कल, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई जिस पॉलिसी को यूज़ करती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन है, मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, यदि इन्फ्लेशन है मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड इफ प्राइस इज़ टू हाई देन जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। डिमांड डिक्रीज़ होगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट नहीं होंगे, इसीलिए प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो जीडीपी इकॉनमी में कम हो जाएगा, और जीडीपी कम होने के कारण नेशनल इनकम इकॉनमी कम हो जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अल्टीमेटली इकॉनमी का बहुत लो हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है डिफ्लेशन। इसको प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में प्राइसेस डिक्रीज रैपिडली। प्राइसेस डिक्रीज होने के कारण प्रोड्यूसर्स के जो प्रॉफिट होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे तो प्रोडक्शन क्या करेंगे,
प्रोडक्शन डिक्रीज कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जीडीपी कम, और जीडीपी कम होने के कारण नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी का कम, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो हो जाएगा इकोनॉमी का। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को यदि सॉल्व नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेटली कंट्री का नेशनल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो हो जाएगा। इसलिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करती हैं। इस चैप्टर में हम आरबीआई की पॉलिसी को स्टडी करने जा रहे हैं। आरबीआई जिस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसको हमको नेक्स्ट चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में हमको स्टडी करना है। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देयर आर टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करा जाता है। मतलब फिस्कल पॉलिसी के अंडर आरबीआई टेक्स टू स्टेप्स, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इंप्लीमेंट करती है। पहला इंस्ट्रूमेंट्स जो वो यूज़ करती है, दीज आर नोन एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले हम स्टार्ट किससे करने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स used when entire economy, all the sectors of economy, means entire economy is facing the problem of inflation और डिफ्लेशन। यदि पूरे इकॉनमी में एक साथ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई है तो पूरे इकॉनमी में एक साथ इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना होगा, डिक्रीज, और डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई को करना होगा इंक्रीज। मतलब एंटायर इकॉनमी में आरबीआई को यदि मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है या मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। क्यों मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, या मनी सप्लाई को कब इंक्रीज़ करना पड़ता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तब जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आया। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू रिड्यूस, टू इंक्रीज और डिक्रीज द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। इकॉनमी में ओवरऑल मनी सप्लाई मतलब पूरे इकॉनमी में एक साथ मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है या मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है। मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन में प्राइसेस कम है, मतलब लोगों प्राइसेस, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस कम है। प्राइसेस कम कब होते हैं, जब डिमांड कम होता है, और डिमांड कब कम होता है, जब मनी सप्लाई बहुत कम होती है। तो इसलिए मनी सप्लाई को इसमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। और मनी सप्लाई को कब रिड्यूस करना पड़ता है, व्हेन इज़ मनी सप्लाई टू बी रिड्यूस्ड, इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन। यदि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है मीन्स प्राइसेस आर वेरी हाई। प्राइसेस आर वेरी हाई मीन्स डिमांड इज़ वेरी हाई। वाई डिमांड इज़ वेरी हाई, बिकॉज मनी सप्लाई इज़ वेरी हाई। तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, if RBI is reducing the money supply, then demand will decrease, then price will decrease and problem will be solved। तो यदि एंटायर इकॉनमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है और उसके कारण मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाएंगे। एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज व्हेन ओनली फ्यू सेक्टर्स, मतलब पूरे इकॉनमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं है, कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होने के कारण केवल कुछ सेक्टर्स में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है इकॉनमी में, तो उस टाइम पे जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, बैंक रेट, नेक्स्ट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड लास्ट वन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दीज आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इनको एक एक करके हमको स्टडी करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बैंक रेट। व्हाट इज़ बैंक रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। ये ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। जैसे हमको लोन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे कॉमर्शियल बैंक्स को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक को यदि लोन की रिक्वायरमेंट होगी पब्लिक को, तो वो किसके पास जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे। और कॉमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। जैसा कि जब मैं आरबीआई के फंक्शंस बता रहा था तो उस समय बताया था आरबीआई इज़ बैंकर्स बैंक, मीन्स आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। मतलब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं और इनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जैसे पब्लिक अपने कॉमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट्स करती है, साथ ही साथ बारो करती है मनी या उनसे लोन लेती है। मतलब जो पब्लिक की डीलिंग कॉमर्शियल बैंक से होती है ठीक वैसे ही डीलिंग कॉमर्शियल बैंक्स की आरबीआई से होती है।
तो कॉमर्शियल बैंक्स बिजनेस करते हैं मतलब क्या करते हैं, वो पब्लिक को लोन देते हैं और उस पे वो किस फॉर्म में मनी अर्न करते हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो इस बिजनेस को करने के लिए उनको जब अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होता है तो उस अमाउंट ऑफ मनी को बोरो कहाँ से करते हैं, ये आरबीआई से करते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई इनको चार्ज करता है लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। समझ में आया? बैंक रेट को अब एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। सपोज आरबीआई ने किसी कॉमर्शियल बैंक को दिया लोन, कितना, 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ का लोन दिया। और बैंक रेट कितना है, यहाँ बैंक रेट मैं बता देता हूँ। मान लीजिए बैंक रेट है 3%। मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से इस लोन पे, वो कितना होगा, 3%। इसका मतलब 1 साल बाद जब ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन वापस करेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ वापस करेगा और प्लस 3 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो टोटल कितना वापस करेगा, 103 रुपीज़ इसको वापस करना पड़ेगा आरबीआई को। अब जो 100 रुपीज़ अपने पास इसने बोरो करा है कॉमर्शियल बैंक, ये बिजनेस करने के लिए करा है, तो अपने पास 100 रुपीज़ तो ये रखेगा नहीं। ये क्या करेगा, दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक टू पब्लिक, किसी इंडिविजुअल को, पब्लिक को दे देगा 100 रुपीज़। फिर किस फॉर्म में ये देगा, लोन के फॉर्म में। लोन के फॉर्म में देगा तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से, उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस रेट पे हमको लोन मिलता है उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सपोज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यदि आरबीआई ने लोन 3% पे दिया है और कॉमर्शियल बैंक भी 3% पे देता है, तो कॉमर्शियल बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो कॉमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा, 3% से ज़्यादा। तो कॉमर्शियल बैंक ने मान लीजिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो 1 साल में 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक ने रखा। तो अब मान लीजिए पब्लिक ने लोन वापस किया कॉमर्शियल बैंक को 1 साल में, तो ये कितना वापस करेगी, 100 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट और 5 रुपीज़ इंटरेस्ट, 105। इस 105 से कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को कितना वापस कर देगा, 103। तो इस कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़। तो इस तरह से कॉमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट अर्न करते हैं। मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस रेट पे हमको इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है वो किस पे डिपेंड करता है, बैंक रेट पे। बैंक रेट जितना ही ज़्यादा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट को यूज़ करके आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। तो सपोज देयर इज़ अ कॉमर्शियल बैंक, ओके, एंड कॉमर्शियल बैंक इज़ बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। और किस बैंक रेट क्या है, किस रेट पे आरबीआई ने इनको लोन दिया, सपोज 7% पे लोन दिया। तो कॉमर्शियल बैंक अब पब्लिक को लोन देंगे 7% या 7% से ज़्यादा पे, 7% से ज़्यादा पे। सपोज पब्लिक को ये दे रहे हैं 10% पे, तो 3% जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, पब्लिक से ले रहे हैं 10% और आरबीआई को देना है 7%, तो 3% का जो गैप है यही इनका प्रॉफिट है, ओके। अब मान लीजिए इकॉनमी में प्रॉब्लम हो जाती है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना होता है। तो आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी। तो आरबीआई सपोज बैंक रेट बढ़ा के 10% कर देती है, आरबीआई ने बैंक रेट को इंक्रीज़ करके कर दिया 10%। तो अब पब्लिक को जो लोन दे रहे हैं कॉमर्शियल बैंक को, अब तो 10% पे नहीं देंगे, 10% पे से ज़्यादा पे देंगे। तो सपोज़ इन लोगों ने बढ़ा के इसको कर दिया, कॉमर्शियल बैंक ने पब्लिक को जो लोन दिया उसको बढ़ा के कर दिया 15%, ठीक है। तो जो पब्लिक को लोन मिल रहा था पहले 10% पे, वो किस पे मिलने लगा, 15% पे। तो पब्लिक को लोन जो मिल रहा था वो क्या हो गया, पहले से कॉस्टलियर हो गया। नाउ पब्लिक इज़ गेटिंग कॉस्टलियर लोन, पब्लिक को ज़्यादा कॉस्ट पे या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो पब्लिक क्या करेगी, लोन की डिमांड कम कर देगी। मतलब पब्लिक विल बोरो नाउ लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ मनी। और इस तरह से जब पब्लिक कम अमाउंट ऑफ मनी बोरो करेगी तो मनी सप्लाई इकॉनमी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और मनी सप्लाई ज्यों डिक्रीज़ होगी, प्राइसेस, लोगों के हैंड में कैश कम आएगा, वो डिमांड कम करेंगे, प्राइसेस कंट्रोल और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। समझ में आ गया आपको। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई यहाँ पे है, आरबीआई ने सपोज
बैंक रेट को, यदि डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो बैंक रेट को आरबीआई क्या करेगी, डिक्रीज़ कर देगी। बैंक रेट डिक्रीज़ करेगी तो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा, तो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा तो पब्लिक को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस पे पब्लिक को लोन मिलता है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक्स इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो पब्लिक को लोन सस्ता मिलने लगेगा तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्टार्ट कर देगी बोरो करना। इस तरह से पब्लिक के हैंड में कैश ज़्यादा आएगा, पब्लिक डिमांड ज़्यादा करेगी, तो इससे प्राइसेस क्या हो जाएंगे इकॉनमी में, गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज़, और इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मनी सप्लाई कम होने के कारण प्राइसेस रैपिडली डिक्रीज़ हो रही थी और प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब यही 3 फैक्ट आपको लिखना होता है, ये जब इंस्ट्रूमेंट पूछा जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए बैंक रेट, तो पहले आपको लिखना होता है कि व्हाट इज़ बैंक रेट, इट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स, पहला। और करेंट टाइम पे बैंक रेट कितना है, 4.65%, मतलब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन आरबीआई से मिलता है। तो ऑब्वियसली पब्लिक को जो लोन मिलता है कॉमर्शियल बैंक से 4.65 से ज़्यादा रहता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट इज़ इंक्रीज्ड सो दैट मनी सप्लाई कैन बी डिक्रीज। इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, इसके लिए बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन बैंक रेट डिक्रीजेज, बैंक रेट इज़ डिक्रीज, आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज करता है क्योंकि मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज। बैंक रेट कम तो पब्लिक को सस्ता लोन मिलने लगेगा, बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा कॉमर्शियल बैंक्स को, तो पब्लिक को भी सस्ता लोन देंगे तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ट्रिक है याद करने की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन में क्या आया है, आई एन। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, आई एन से इन्फ्लेशन और आई एन से इंक्रीज, और डिफ्लेशन डी ई से डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, डी ई से डिक्रीज। तो इन्फ्लेशन में बैंक रेट को इंक्रीज और डिफ्लेशन में बैंक रेट को डिक्रीज। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट दोनों सेम होते हैं। रेपो रेट और बैंक रेट में केवल एक स्लाइट डिफरेंस होता है। बैंक रेट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे टाइम के लिए लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, और रेपो रेट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन देते हैं, और एट प्रेजेंट इसका कितना रेट है, रेपो रेट का 4%। मतलब बैंक रेट की तरह ही रेपो रेट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स गेट लोन्स फ्रॉम आरबीआई। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेपो रेट पे ज़्यादा कम टाइम के लिए लोन मिलता है और रिवर्स रेपो और बैंक रेट पे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन मिलता है। ठीक है, अब रेपो रेट का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे रेपो रेट यूज़ किया जाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। सपोज इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना होता है, डिक्रीज। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज आरबीआई ने कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया, सपोज 5% रेपो रेट रखा, रेपो रेट 5% रखा, तो कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देता है, पब्लिक को। तो यदि 5% रेपो रेट है तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को जो शॉर्ट टर्म लोन्स देंगे, यदि इनको कॉमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, 5%, तो पब्लिक को जो लोन देंगे जिसे, तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, वो 5% से ज़्यादा पे, तो सपोज 7% पे पब्लिक को लोन दे रहे हैं, वो पब्लिक लोन ले रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ कर रही है। अब आरबीआई ने सोचा कि मनी सप्लाई डिक्रीज़ करना है, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम हाउ आरबीआई विल हैव टू डिस्करेज द पब्लिक टू बोरो मनी। आरबीआई ने यदि पब्लिक को डिस्करेज कर दिया मनी कि कम से कम मनी बोरो करे, तो लोग कम बोरो करेंगे, कम परचेजिंग करेंगे, तो अपने आप प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी, मनी सप्लाई इकॉनमी में कम हो जाएंगी, प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो डिक्रीज़ लोग लोन कब लेते हैं, जब उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगी। रेपो रेट को यदि आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दिया, 5% इंक्रीज़ करके 10% कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक को जो लोन 7% पे दे रहे थे उसको बढ़ा देंगे। सपोज आरबीआई ने बढ़ा के 12% कर दिया, तो पब्लिक जो ज़्यादा लोन लेती थी, पब्लिक नाउ विल स्टार्ट borrowing less amount of money, and because of this money supply will decrease
एंड देयर विल बी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस तरह से रेपो रेट को यूज़ करा जाता है। अब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे दूर करा जाता है रेपो रेट को यूज़ करके, इसको भी एक एग्जांपल से। सपोज आरबीआई इज़ गिविंग लोन टू कॉमर्शियल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक इज़ गिविंग लोन टू पब्लिक। पब्लिक को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है दैट इज़ नोन एज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स गेट लोन फ्रॉम आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स दैट इज़ नोन एज रेपो रेट। एंड सपोज अगेन रेपो रेट इज़ 5%. Is this clear? So commercial bank is giving loan to public at 7% rate of interest. Now suppose RBI wants to solve the problem of deflation. Deflation की प्रॉब्लम में है कि अब प्राइसेस बहुत लो हैं, तो प्राइसेस को बढ़ाना है। प्राइसेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों से डिमांड ज़्यादा कराना पड़ेगा। तो लोग डिमांड कब ज़्यादा करेंगे, जब मनी सप्लाई उनके पास ज़्यादा होगी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना है। सो इफ़ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज़ द मनी सप्लाई, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देना चाहती है, देन आरबीआई विल हैव टू इनकरेज पीपल टू बोरो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी। और लोग कब ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी बोरो करेंगे, जब उनको लोन सस्ता मिलेगा। तो लोन सस्ता कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को कब देंगे, जब कॉमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा। For that RBI will decrease the repo rate so that our commercial banks can get the cheaper loans। तो इसलिए मान लीजिए RBI ने रेपो रेट को डिक्रीज़ करके 3% कर दिया, तो कॉमर्शियल बैंक्स विल ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई देम फ्रॉम पब्लिक। तो उन लोग क्या कर दिए, सपोज इन्होंने डिक्रीज़ करके 5% कर दिया, तो पब्लिक को लगेगा तो लोन सस्ते हो गए, पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, इससे मनी सप्लाई पब्लिक के हाथ में बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और इस तरह से प्राइसेस जो डिक्रीज़ हो रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन रेपो रेट इज़ इंक्रीज्ड। जैसे मैंने बताया था, इन्फ्लेशन जब आएगा तो इंक्रीज़ करा जाएगा रेपो रेट को, जैसे बैंक रेट के केस में हुआ था। ऐसे डिफ्लेशन आएगा तो रेपो रेट को क्या किया जाएगा, डिक्रीज़। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इन्फ्लेशन में बैंक रेट एंड रेपो रेट बोथ आर इंक्रीज, और डिफ्लेशन में रेपो रेट और एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन बोथ रेपो रेट एंड बैंक रेट आर डिक्रीज। डिफ्लेशन में डिक्रीज, इन्फ्लेशन में इंक्रीज। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है, ठीक। जैसे रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। इसका उल्टा, इट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिवर्स रेपो रेट, which is given by RBI to commercial banks against their short term deposits। मतलब अभी क्या हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्सेस अमाउंट बचता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर देते हैं, किसके पास, आरबीआई के पास। जैसे मैंने बताया था, लाइक पब्लिक बोरो मनी एज वेल एज डिपॉजिट इट्स excess amount of money in commercial banks, in the same way commercial banks also borrow money from RBI as well as they deposit their extra amounts of money to RBI। तो जब RBI में कॉमर्शियल बैंक्स पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको उस पर मिलता है, RBI देता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ में आ गया आपको। अब मान लीजिए इसके मैकेनिज्म को समझाते हैं कि हाउ रिवर्स रेपो रेट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एंड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। सपोज RBI और एक कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक की डीलिंग है किससे, पब्लिक से। सपोज अब ये जो फ्लो चार्ट है उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिक कहाँ डिपॉजिट करती है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास। उस डिपॉजिट में से जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है उसको कॉमर्शियल बैंक्स कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, RBI के पास। तो सपोज RBI कॉमर्शियल बैंक, कोई कॉमर्शियल बैंक है, उस RBI के पास जो डिपॉजिट कर रहा है उस पर RBI कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 5%। तो ऑब्वियसली RBI कॉमर्शियल बैंक्स को 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पब्लिक को 5% से कम पे देंगे ना, क्योंकि पब्लिक ने मान लीजिए जमा किया 100 रुपीज़ और कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं कितना, 3 रुपीज़। तो इस 100 रुपीज़ को कॉमर्शियल बैंक जमा कर देंगे RBI के पास। तो RBI एक साल बाद इनको कितना वापस करेगा, जब ये अपना डिपॉजिट मांगने जाएंगे, 105। और 105 इसके पास आ गया, पब्लिक इसके पास जाएगी कॉमर्शियल बैंक के पास, एक साल बाद कितना अमाउंट ऑफ मनी मांगेगी, 100 अपना प्रिंसिपल और 103 रुपीज़ ये मांगे, सॉरी 3 रुपीज़ मांगेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल कॉमर्शियल बैंक को कितना वापस करना पड़ेगा, 103। कॉमर्शियल बैंक के पास आ कितना गया, 105। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 2 रुपीज़ इसके पास बच जाएगा। इतना ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ।
तो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स आए किसकी? कॉमर्शियल बैंक्स की। और कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आती हैं किसकी? पब्लिक की। तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंक्स को इनके डिपॉजिट्स पे, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो सपोज आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट रखा है 5%। ओके, तो अब क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक्स कुछ अमाउंट ऑफ मनी आरबीआई में डिपॉजिट कराते हैं, लेकिन इसी बीच प्रॉब्लम आ जाती है सपोज इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, मतलब प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने का कारण क्या है? डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है? मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मनी सप्लाई को क्या करना है? कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है। तो मनी सप्लाई कब डिक्रीज़ होगी? जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास कैश कम रहेगा तो पब्लिक को कम लोन देंगे, और पब्लिक को कम लोन देंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए आरबीआई क्या करेगी इस केस में? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा के 10% कर दिया, मान लीजिए 5% से। तो अब कॉमर्शियल बैंक्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कहाँ पे करेंगे? आरबीआई के पास, ताकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा किससे मिलेगा? आरबीआई से। तो अब कैश कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो भी कैश होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अब कम बचेगा कैश कॉमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी दे आर डिपॉजिटिंग टू आरबीआई। सो फॉर पब्लिक लेस अमाउंट ऑफ मनी इज रिमेनिंग विद कॉमर्शियल बैंक्स, एंड दैट इज़ वाई कॉमर्शियल बैंक्स विल नाउ बी एबल टू lend लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ मनी टू पब्लिक। अब पब्लिक को कम लोन ये दे पाएंगे, तो पब्लिक को कम लोन मिलेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइसेस डिक्रीज होंगी, और इस तरह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके द्वारा? रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। इसको हम देखते हैं। आरबीआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है सपोज कॉमर्शियल बैंक्स से, और कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोन दे रहे हैं किसको? पब्लिक को। सपोज आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट रखा हुआ है 7%, मतलब 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए कॉमर्शियल बैंक्स कुछ अमाउंट अपने डिपॉजिट कर रहे हैं। कहाँ पे? कॉमर्शियल बैंक्स, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता चला कि इकॉनमी में प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन आ गई है। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम मतलब आरबीआई ने एस्टिमेट करा कि प्राइसेस कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिमांड कम कर रही है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई पब्लिक के पास कम है। तो मतलब अब इसका सोल्यूशन क्या है? पब्लिक के पास मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। इसके लिए आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को 7 से बढ़ा के 7% से डिक्रीज करके यदि 2% कर देती है, तो कॉमर्शियल बैंक विल स्टार्ट थिंकिंग दैट it is better to give money to public, or it is better not to deposit more and more amount of money to RBI, because initially RBI was given 7%, was giving 7% rate of interest. Now it is giving only 2% rate of interest. So now it is less beneficial to deposit money by commercial banks to RBI. तो कॉमर्शियल बैंक्स क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने घटा दिया जो देता था वो कॉमर्शियल बैंक्स को, इसीलिए कॉमर्शियल बैंक्स सोचेंगे कि अब आरबीआई के पास पैसा जमा करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैश इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी अब देने लगेंगे किसको? पब्लिक को। किस फॉर्म में? लोन के फॉर्म में। मीन्स बिकॉज नाउ कैश विद कॉमर्शियल बैंक्स विल इंक्रीज, दैट इज़ वाई कॉमर्शियल बैंक्स विल लेंड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ मनी टू पब्लिक। तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और इस तरह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लाइक बैंक रेट एंड रेपो रेट यहाँ पे भी देख सकते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्स रेपो रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंक्रीज, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको भी करते हैं डिक्रीज। याद रखिएगा, INDETE। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज़ 3% एट प्रेजेंट। इट इज़ दैट प्रपोर्शन ऑफ टोटल बैंक्स डिपॉजिट विच ईच एंड एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ आरबीआई। हर कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन प्रपोर्शन आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। मतलब बैंक के पास पब्लिक ने जितना पैसा डिपॉजिट किया है, मतलब बैंक के पास जितना कैश है उसका एक प्रपोर्शन उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ये आरबीआई तभी लाइसेंस देती है कॉमर्शियल बैंक्स को। मतलब यदि आप कोई बैंक खोलना चाहते हैं तो आपको कैश रिजर्व रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कैश रिजर्व रेशियो अभी 3% है, तो आपको यदि आप कॉमर्शियल बैंक के ओनर हैं तो उस बैंक में जितना डिपॉजिट है उसका 3% हर समय आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहाँ पे? आरबीआई के पास। ये समझ में आ गया आपको?
तो अब इसको मैं समझाता हूँ, इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में या मनी को कंट्रोल करने में कैसे यूज़ किया जाता है। सपोज आरबीआई है और यहाँ कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या करा, जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको शॉर्ट में सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो 5% करके रखा हुआ है, ठीक है। और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। कैश रिजर्व रेशियो 5% करके रखा हुआ है, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो टोटल डिपॉजिट होगा उसका 5% किसके पास ये कर देंगे, आरबीआई के पास। इनके पास कैश कितना बचेगा, 95%। इसी 95% से ये पब्लिक को क्या देंगे, लोन देंगे। तो पब्लिक को अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स का या कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी कैश है उसका कितना परसेंटेज पब्लिक को लोन के फॉर्म में मिल रहा है, 95%। अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मीन्स प्राइसेस आर वेरी हाई। क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है मत क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सोल्यूशन क्या है, मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा। मान लीजिए आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा के कर दिया 10%, तो अब कॉमर्शियल बैंक्स विल हैव टू डिपॉजिट 10% विद आरबीआई। तो अब इनके पास कैश केवल कितना बचेगा, 90%। 90% बचेगा तो अब पब्लिक को अब लोन कितना मिलेगा, 90%। पहले कितना मिल रहा था, 95%। तो अब पहले से कम लोन पब्लिक को मिलेगा। पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज़, मनी सप्लाई डिक्रीज़ तो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्रीज़, प्राइसेस डिक्रीज़, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से जैसे हर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में था, कैश रिजर्व रेशियो की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो इज़ इंक्रीज्ड, इन्फ्लेशन में इंक्रीज। अब डिफ्लेशन में क्या होता है, फिर से वही एग्जांपल, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक, ठीक है। सपोज़ कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने रखा हुआ है 10%, मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास कितना बच रहा है, 90%। ये 90% ये किसको दे रहे हैं, पब्लिक को लोन के फॉर्म में। मनी सप्लाई, जितना भी कॉमर्शियल बैंक के पास कैश है उसका 90% मनी सप्लाई इकॉनमी में हो रही है। अब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई, मतलब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम का मतलब प्राइसेज आर डिक्रीजिंग रैपिडली, प्राइसेज आर डिक्रीजिंग रैपिडली। वाई, व्हेन प्राइसेस डिक्रीज रैपिडली, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड कब कम होता है, जब पब्लिक के पास मनी सप्लाई क्या रहती है, कम। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कराना है। तो आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को डिक्रीज़ करके कितना कर देगी, 5%। यदि सीआरआर 5% करेगी तो अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास कैश ज़्यादा बचेगा, कितना बचेगा, 95%। तो पब्लिक को अब लोन ज़्यादा मिलेगा, 90, पहले 90% मिलता था, अब कितना मिलेगा, 95%। तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज, बिकॉज ऑफ दिस डिमांड विल इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन विल बी सॉल्व। इज इज क्लियर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ठीक वैसा ही रिलेशनशिप है जैसा था बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के केस में। कैश रिजर्व रेशियो में भी वही रिलेशन है। किस केस में, इन्फ्लेशन में कैश रिजर्व रेशियो इज़ इंक्रीज्ड, IN, और डिफ्लेशन के केस में कैश रिजर्व रेशियो इज़ डिक्रीज्ड। ये समझ में आया। नेक्स्ट वन होता है SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे कैश रिजर्व रेशियो है, हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, वैसे SLR क्या होता है, इट इज़ दैट प्रपोर्शन ऑफ टोटल बैंक्स डिपॉजिट विच ईच बैंक हैज़ टू, कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब गोल्ड प्लस कैश, मतलब बैंक में जितना पैसा जमा हुआ है उसका एक प्रपोर्शन उसे आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसे बोलते हैं सीआरआर, और एक प्रपोर्शन अपने पास कैश के रूप में रखना पड़ता है, उसको वो पब्लिक को लोन के फॉर्म में नहीं दे सकते। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दैट प्रपोर्शन ऑफ टोटल बैंक्स डिपॉजिट विच ईच एंड एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट का मतलब गोल्ड और कैश, इट इज़ नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इस समय कितना है, 18.5%। अब इसको कैसे यूज़ करता है आरबीआई, सपोज आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक, तीनों को हमने ले लिया। सपोज SLR आरबीआई ने रखा है SLR को 10%, ओके, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का 10% अपने पास कैश के फॉर्म में रखना है, मतलब एक्सेस रिजर्व कॉमर्शियल बैंक्स के पास कितना बच रहा है, 90%। ये 90% पब्लिक को लोन दे रहे हैं, मनी सप्लाई हो रही है। अभी आरबीआई को लगा कि इकॉनमी में प्रॉब्लम आ गई है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम मतलब प्राइसेस आर वेरी हाई, क्योंकि डिमांड इज़ वेरी हाई,
क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई इज़ वेरी हाई। तो मनी सप्लाई को क्या करना है? डिक्रीज़ करना है। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी? एसएलआर को बढ़ा के 10% से क्या कर देगी? मान लीजिए 20%। तो अब कॉमर्शियल बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट का, टोटल कैश का 20% अपने पास रखना पड़ेगा। तो पब्लिक को देने के लिए उसके पास एक्सेस अमाउंट कितना बचा? 80%। तो पब्लिक को लोन पहले कितना मिलता था? 90%। अब टोटल डिपॉजिट का कितना मिलेगा? केवल 80% मिलेगा। तो मनी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? कम। मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने से प्राइस कम, और प्राइस कंट्रोल, इस तरह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखेंगे हाउ दिस इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। नाउ विल सी दिस। तो भाई फिर से सपोज आरबीआई इज देयर एंड कॉमर्शियल बैंक्स आर देयर एंड पब्लिक इज देयर। ठीक है, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, पब्लिक। सपोज एसएलआर इज़ 10%, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक को देने 10% अपने पास रखना है कैश के फॉर्म में, तो पब्लिक के लिए कितना बच रहा है? 90% लोन वो दे रहे हैं। अब डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सपोज इकॉनमी में आ गई है। डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस आर वेरी लो। वाई? बिकॉज डिमांड इज़ वेरी लो। वाई? बिकॉज मनी सप्लाई इज़ वेरी लो। तो सोल्यूशन क्या है? मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना है। तो एसएलआर को 10% से डिक्रीज़ करके आरबीआई यदि कर देता है 5%, तो अब बैंक्स को अपने पास कैश के फॉर्म में कितना रखना है? 5%। तो एक्सेस रिजर्व कितना बचेगा? 95%। ये पब्लिक को लोन के फॉर्म में दे देंगे, तो इससे मनी सप्लाई विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन विल बी सॉल्व। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सेम रिलेशनशिप हमको यहाँ भी मिल रहा है जो मिला इन द केस ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, या बैंक रेट, या रिवर्स रेपो रेट, या रेपो रेट के फॉर्म में के केस में मिला था। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है एसएलआर। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आई एन, एसएलआर इज इंक्रीज्ड। इन केस ऑफ डिफ्लेशन डीई, एसएलआर इज डिक्रीज डीई। ठीक है, और क्यों डिक्रीज करा जाता है? सो दैट मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, quantitative instrument of monetary policy RBI is open market operations. Very simple. Under open market operations, RBI sells and purchases the government securities in open market. ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आरबीआई सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो सेल आउट करती है, गवर्नमेंट की सरकारी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है पब्लिक में, ओपन मार्केट में, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को और पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करती है या परचेज करती है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन पहले समझ लीजिए, वेरी सिंपल। अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई सेल्स एंड परचेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। अब सिक्योरिटीज़ क्या होती है ये पहले मैं आपको देता हूँ कि व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर द इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। इसमें गवर्नमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करती है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स बॉन्ड्स के फॉर्म में आते हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में आते हैं। एक तरह से ये सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये सर्टिफिकेट्स पे कुछ अमाउंट मेंशन रहता है। यदि 5000 मेंशन है, मतलब ये बॉन्ड कितने का है? 5000 का है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इसको 5000 में परचेज़ करा तो इसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। सपोज़ इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद इस बॉन्ड को आप कैश करा सकते हैं। मतलब जहाँ से आपने परचेज़ करा है, या तो पोस्ट ऑफिस से आप परचेज़ करेंगे या कॉमर्शियल बैंक से परचेज़ करते हैं इन सिक्योरिटीज़ को। तो यदि 5000 में ख़रीदा है आपने और 5 ईयर्स के लिए, तो बॉन्ड पे ये रहता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको कितना मिलेगा अमाउंट। तो ये 5000 से ज़्यादा अमाउंट मिलता है आपको। तो मान लीजिए उस पर लिखा है 6000, तो आफ्टर 5 ईयर्स 5000 का बॉन्ड जो आपने ख़रीदा है, मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया था? 5000, और आफ्टर 5 ईयर्स इसको सेल आउट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 6000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1000 का। तो इसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि बॉन्ड्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में रहते हैं, एक डॉक्यूमेंट रहता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ लिखा रहता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है, इसका प्राइस है 5000। जैसे इस वाले का एग्जाम्पल लेता हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स इट इज़ सर्टिफाइड दैट यू विल बी पेड 6000 रुपीज़। और चूँकि गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, मैं आपसे कहूँ कि ये कागज़ लीजिए और 5000 मुझे दीजिए, 1 साल बाद मैं आपको 6000 दूंगा, तो आप मुझे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मुझ पे फेथ आपका नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इस तरह के बॉन्ड्स या सिक्योरिटी रिलीज़ करती है तो पब्लिक का फेथ होता है, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है। समझ में आ रहा है आपको? ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? एक होती है गवर्नमेंट और यहाँ होती है पब्लिक। गवर्नमेंट के बिहाफ में यहाँ कौन काम करता है? आरबीआई। ठीक है,
गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल आउट करता है। अब होता क्या है, सपोज़ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इकॉनमी में आ गई, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, तो अब आरबीआई को क्या करना है, इकॉनमी में मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन है मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण मनी सप्लाई, डिमांड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा, सोल्यूशन क्या है, मनी सप्लाई कम करना है। तो अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग आउट सिक्योरिटीज़। आरबीआई पब्लिक को, SEC लिख रहा हूँ, इसको सिक्योरिटी समझिएगा, आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करेगी। तो आरबीआई जब पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करेगी तो पब्लिक आरबीआई को क्या देगी, पब्लिक आरबीआई को दे देगी मनी। तो जब आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करेगी पब्लिक को, तो मनी चला गया आरबीआई के पास, तो पब्लिक के पास मनी जो है, मनी का स्टॉक को क्या हो गया, डिक्रीज। इस तरह से मनी डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइसेस डिक्रीज, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल आउट करती है पब्लिक को, और इस तरह से पब्लिक अपना पैसा किसको दे देती है, आरबीआई को। और पब्लिक के पास कैश कम हो जाता है तो वो डिमांड कम करती है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्राइसेस कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम में क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई और यहाँ पब्लिक। ठीक है। अब आरबीआई को क्या चाहिए, क्योंकि डिफ्लेशन है मतलब प्राइसेस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, क्योंकि मनी सप्लाई इकॉनमी में कम हुई है, मतलब पब्लिक को पैसा ज़्यादा देना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है। तो आरबीआई अब क्या करेगी, पब्लिक से सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी। आरबीआई विल स्टार्ट परचेजिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई ने जो पब्लिक को सिक्योरिटी सेल आउट करा है उसको परचेज करेगी, तो सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास चले जाएंगे, और आरबीआई क्या करेगी, मनी पे करेगी, किसको, पब्लिक को। तो पब्लिक के पास मनी आ जाएगी, और मनी आने के बाद क्या होगा, मनी सप्लाई पब्लिक के पास बढ़ जाएगी, वो डिमांड बढ़ा देंगे, और इस तरह से प्राइसेस इंक्रीज होंगी, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो फाइव इंस्ट्रूमेंट्स है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड CRR, SLR, उसमें इन्फ्लेशन में उन इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज़ किया जाता था, डिफ्लेशन में डिक्रीज़। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होगा, सेल एंड परचेज होगा। इन्फ्लेशन में सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर परचेज। तो जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ करना है, डिफ्लेशन में डिक्रीज़। ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 में इन्फ्लेशन में इंक्रीज़, डिफ्लेशन में डिक्रीज़, लेकिन लास्ट वाला अलग है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इट इज़ सोल्ड, इन केस ऑफ डिफ्लेशन इन ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ आर परचेज्ड। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बोले थे पिछले जब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बता रहे थे कि आरबीआई की कोई भी डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक से नहीं होती है। अभी आप बोल रहे हैं कि आरबीआई पब्लिक को डायरेक्ट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल आउट करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। मैंने आपको केवल मैकेनिज्म समझाया था, ये थ्रू कॉमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक्स, और किसको, पोस्ट ऑफिसेस को। आरबीआई किसके पास देता है, पोस्ट ऑफिसेस को रिलीज़ करता है और कॉमर्शियल बैंक्स को, और पब्लिक जाके परचेज करती है किससे, पोस्ट ऑफिसेस से। तो एक तरह से आरबीआई ने इशू करा, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक को नहीं, पोस्ट ऑफिस में दिया और कॉमर्शियल बैंक को, और इनको इंस्ट्रक्ट करता है कि ये किसको बेचें या किससे परचेज करें, पब्लिक को। मतलब आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग नहीं करती है, आरबीआई सेल्स एंड परचेजेस, आरबीआई सेल्स एंड परचेजेस सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन टू पब्लिक थ्रू पोस्ट ऑफिसेज एंड कॉमर्शियल बैंक्स, नॉट डायरेक्टली। अब मैं आ जाता हूँ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, आपको मैंने बताया था, these instruments are used to increase or decrease the money supply in a particular sector of economy। यदि कोई इकॉनमी का एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यदि किसी एक या दो सेक्टर्स में इकॉनमी के करना है, तो उस केस में जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, नाउ विल सी दिस थिंग, व्हाट आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एंड मॉरल सुएजन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मार्जिन रिक्वायरमेंट से। व्हाट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट? लुक, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास पब्लिक जाती है लोन लेने के लिए,
पब्लिक जब कांटेक्ट करती है कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए, तो कॉमर्शियल बैंक आपको लोन फ्री में नहीं देते हैं, बल्कि उस लोन के लिए वो क्या करते हैं, आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं उस लोन की, सो दैट यदि आपने लोन रिटर्न नहीं करा तो उस सिक्योरिटी को यूज़ करके लोन को अपने रिकवर कर सकें। तो सिक्योरिटी किस फॉर्म में देते हैं, कोई भी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, कोई भी आपके पास जो एसेट होता है, उसका डॉक्यूमेंट आपको मॉर्टगेज करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को गिरवी रखना पड़ता है किसके पास, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास आप क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। ओके, कि सिक्योरिटी क्या होती है, डॉक्यूमेंट ऑफ एनी एसेट, किसी भी एसेट का डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास कोई लैंड है, या आपके पास कोई फ्लैट है, या कोई आप प्रोडक्शन यूनिट है, या कोई गोडाउन है, तो उस गोडाउन का जो डॉक्यूमेंट होगा, उस गोडाउन का जो सर्टिफिकेट होगा, जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको मॉर्टगेज करना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंक्स के पास, तो उस कॉमर्शियल बैंक आपको लोन देंगे। ठीक है, तो सपोज़ ए इंडिविजुअल है और उसने कॉमर्शियल बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा, और लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जो सिक्योरिटी उसने यूज़ करा, वो सिक्योरिटी 100 रुपये की थी। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक ने लोन, अब कॉमर्शियल बैंक लोन कितने का देगा, जितने की सिक्योरिटी हम ऑफ़र करेंगे उतने का लोन देगा, या उससे कम का, जितने की सिक्योरिटी हम ऑफ़र करते हैं उससे ज़्यादा का लोन तो देगा ही नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी क्यों ले रहा है कॉमर्शियल बैंक, ताकि लोन आप रिटर्न न करें कॉमर्शियल बैंक को, तो इस सिक्योरिटी को सेल आउट करेगा। जैसे मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक ने आपको 70 रुपीज़ का लोन ऑफ़र करा, लोन दिया, तो 70 रुपीज़ से ज़्यादा की सिक्योरिटी, 100 रुपये की सिक्योरिटी बैंक ने आपसे लिया। अब क्यों लिया, क्योंकि यदि अब 70 रुपीज़ का लोन आपने रिटर्न नहीं करा, तो विद इंटरेस्ट जो भी अमाउंट हुआ होगा उसको रिकवर करेगा कॉमर्शियल बैंक। इस सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी मतलब किसी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है ना, इस प्रॉपर्टी को ओपन मार्केट में सेल आउट करेगा पब्लिक को, और जो पैसा मिलेगा उससे आपकी लोन की वो क्या करेगा, रिकवरी करेगा। ठीक है, तो जितने की सिक्योरिटी हम बैंक को देते हैं उससे कम का लोन बैंक हमको देता है। कॉमर्शियल बैंक हो गया और यहाँ ए इंडिविजुअल हो गया। तो इसने सपोज सिक्योरिटी 7000 की दी कॉमर्शियल बैंक्स के पास, एक प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट 7000 का दिया, और बैंक ने इसको लोन दिया 6500 का। तो लोन कितने से कम का दिया, 500 से कम का दिया। तो ये जितने का डिफरेंस होता है सिक्योरिटी जो लोन के लिए ऑफ़र करी जाती है और जितने का लोन मिलता है, उन दोनों में जितने का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया। मार्जिन रिक्वायरमेंट का डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। मतलब जितना अमाउंट अपनी लोन के रूप में सैंक्शन होता है वो, और उस लोन के लिए जितने की सिक्योरिटी ऑफर करी गई थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट, सपोज मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है, 10% है, मतलब जितने की सिक्योरिटी है उसे 10% कम का लोन ऑफर होगा। मतलब लोन सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी उसके 90% का लोन ही आपको दिया जाएगा। यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, मतलब लोन कितने का ऑफर होगा, सिक्योरिटी की वैल्यू का केवल 80%, मतलब 100 रुपये की सिक्योरिटी है तो 80 रुपीज़ का लोन। यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ये बताता है कि कितने परसेंट कम का लोन आपको दिया गया सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट यदि मान लीजिए 25% है, मतलब जितने का भी सिक्योरिटी होगा उससे 25% कम का लोन आपको ऑफर होगा। मतलब 100 रुपये की सिक्योरिटी आपने बैंक को दी है तो बैंक आपको लोन कितना देगा, 75 रुपीज़ का। समझ में आ गया। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दूर करने के लिए, ये हमको देखना है। सपोज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा गया है 10%, मतलब पब्लिक को अपने सिक्योरिटी के अगेंस्ट कितने परसेंट का लोन मिल रहा है, 90% का। अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज़ बढ़ा के आरबीआई ने कर दिया 30%, तो अब लोन केवल कितना मिलेगा, 70% का सिक्योरिटी। तो लोन अब कम मिलेगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइसेस कम, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे मान लीजिए इकॉनमी में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई है, तो इस केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज़ 10% चल रहा है, मतलब लोन कितने का मिल रहा है, 90% ऑफ सिक्योरिटी। डिफ्लेशन है, मतलब प्राइसेस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि डिमांड बहुत कम है, क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई इज़ वेरी लो। तो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ कर देगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जब डिक्रीज़ करेगी आरबीआई, तो बैंक
लोन कितना देगा, 95% ऑफ सिक्योरिटी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। पहले 90% ही मिलता था, अब 95% मिलने लगेगा। मनी सप्लाई इंक्रीज़, डिमांड इंक्रीज़, प्राइसेस इंक्रीज़, और इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के जो पहले 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे, बैंक रेट, ओपन मार्केट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, वैसे ही ठीक है मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें भी इन्फ्लेशन में इसको इंक्रीज़ किया जाता है, डिफ्लेशन में इसको डिक्रीज़ किया जाता है। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड बाय ए कॉमर्शियल बैंक टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। किस सेक्टर को कितना लोन मैक्सिमम ग्रांट करेगा, एक कॉमर्शियल बैंक कितना मैक्सिमम लोन ग्रांट कर सकता है, इसकी लिमिट RBI फिक्स करता है। इसी को बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, इनमें कितना अधिकतम लोन ग्रांट किया जा सकता है, इसकी लिमिट RBI फिक्स कर देता है। जैसे RBI ने सपोज फिक्स कर दिया है कि प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम लोन कितने का ग्रांट हो सकता है, 10 करोड़ का, ₹10 करोड़ का ग्रांट हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोज इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो RBI को मनी सप्लाई कम करना है। तो ये जो क्रेडिट लिमिट है RBI, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन 10 करोड़ RBI ने करा हुआ है प्राइमरी सेक्टर के लिए, इसको घटा के कितना कर देगी, 5 करोड़। तो पहले मैक्सिमम लोन कितना मिलता था, 10 करोड़, अब कितना मिलने लगेगा, 5 करोड़। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, तो डिमांड कम, प्राइस कंट्रोल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट के केस में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन डिक्रीज़ कर दिया जाता है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, मार्जिन रिक्वायरमेंट से इसका इन्फ्लेशन से रिलेशन अलग है राशनिंग ऑफ क्रेडिट का। इन्फ्लेशन में इससे पहले जो मैंने बताए थे, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इंक्रीज्ड, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, इन्फ्लेशन में लोन की जो मैक्सिमम लिमिट होगी उसे क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। ऐसे डिफ्लेशन में लोन की मैक्सिमम लिमिट क्या कर देंगे, इंक्रीज़, क्योंकि डिफ्लेशन में प्राइसेस कम है, क्योंकि डिमांड कम है, क्योंकि मनी सप्लाई कम है। तो इस केस में क्या करेंगे, मनी सप्लाई जो भी लोन की लिमिट थी, लोन की लिमिट जो पहले कम थी उसे क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। लोन की लिमिट इंक्रीज़ मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज़, डिमांड इंक्रीज़, प्राइसेस इंक्रीज़, और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड। तो यदि इन्फ्लेशन है किसी भी सेक्टर में, तो उस सेक्टर में जो मैक्सिमम लोन की लिमिट RBI ने फिक्स करा है, जो कि कॉमर्शियल बैंक दे सकते हैं, उस लिमिट को RBI क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा, और इस तरह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। और यदि डिफ्लेशन है तो RBI क्या करेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी का लोन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ लोन का जो लिमिट फिक्स करा है उसको बढ़ा देगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज़, और इस तरह से डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले दो बहुत आसान है, इसमें ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये दो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। कैसे? डायरेक्ट एक्शन में RBI may take direct action against those commercial banks we do not follow the policies regarding control of money supply। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ को जो कॉमर्शियल बैंक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, RBI उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, डायरेक्ट एक्शन। ये RBI के एक है, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। मॉरल सुएजन, इट रेफर्स टू ओरल एंड रिटन अपील मेड बाई RBI टू कॉमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इट्स पॉलिसीज रिगार्डिंग मनी सप्लाई। मॉरल सुएजन में RBI कॉमर्शियल बैंक्स की मीटिंग करता है, लेटर लेके उनको, उनसे अपील करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी सारी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए। डायरेक्ट एक्शन में RBI जो कॉमर्शियल बैंक्स उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेता है, और मॉरल सुएजन में RBI कॉमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके जो भी पॉलिसीज़ हैं मनी सप्लाई के रिगार्डिंग उसको फॉलो करें। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग जगह पे बताया गया है। व्हाट आर कॉमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर सेंट्रल बैंक्स, तो ये पहला डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा, कॉमर्शियल बैंक इज़ ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक इज़ ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। जो RBI है उसका गोल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका मेन गोल क्या है, वेलफेयर को बढ़ाना, कैसे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को दूर करके। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट।
सेंट्रल बैंक जो कंट्री का होता है हमेशा पब्लिक सेक्टर में होता है, जैसे आरबीआई इज़ अ पब्लिक सेक्टर। और कॉमर्शियल बैंक्स दोनों तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का कॉमर्शियल बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का है। देर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक, कंट्री में केवल एक सेंट्रल बैंक होता है, बट देर आर मेनी कॉमर्शियल बैंक। जैसे हमारे कंट्री में केवल एक सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक्स बहुत सारे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इट डज नॉट डील विद पब्लिक। मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक की डीलिंग पब्लिक से नहीं होती है, कॉमर्शियल बैंक्स डील विद पब्लिक। एग्जाम्पल आरबीआई, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। So this is all about this chapter. Thank you.